Dear students, this is S.K. Sugla. I have been teaching you this topic, noun common year rules. Till now we have studied 12 rules. Now I am going to teach you 13th rule today, and this rule is about uncountable nouns. 13वां रूल आज मैं बताने वाला हूं और 13वां रूल जो है अनकाउंटेबल नाउन के विषय में है. अनकाउंटेबल नाउन का रेफरेंस मैंने पहले दिया था दूसरे रूल में, और मैंने आपको बताया था कि आमतौर पे अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म होता है. लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी किसी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है उसके ओरिजिनल अर्थ से. तो यहां पे मैंने इसी को यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी. मैं यहां पे कुछ अनकाउंटेबल नाउन का रेफरेंस दे रहा हूं, उसके सिंगुलर फॉर्म में क्या मीनिंग होगा और उसका प्लूरल मीनिंग क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में. एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसका मतलब होता है काउंसिल यानी सलाह या राय. लेकिन जब उसका प्लूरल बनाते हैं, एडवाइसेस करते हैं, तो इसका अर्थ बदल जाता है. इसका अर्थ होता है पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाएं. उसी तरह गुड एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसका मतलब होता है बेनिफिट, फायदा या भलाई. लेकिन जैसे ही इसका गुड्स इस्तेमाल किया जाता है, गुड्स प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका अर्थ बदल जाता है और इसका अर्थ होता है थिंग्स प्रोड्यूस्ड. वो सारी चीजें, सामान या माल जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको गुड्स कहते हैं. उसी तरह थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहां पे फोर्स. फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, बल. लेकिन जैसे ही इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, फोर्सेस करते हैं, तो इसका अर्थ बदल जाता है और इसका अर्थ होता है आर्म्ड मैन यानी सैनिक. कॉपर एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसका जो एक मेटल है. जैसे इसको कॉपर्स करते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है क्वाइंस ऑफ कॉपर यानी तांबे के सिक्के. आयरन भी एक मेटल को रेफर कर रहा है, लेकिन जैसे ही आयरन्स कर देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है. इसका अर्थ होता है फेटर्स मेड ऑफ आयरन यानी वैसी हथकड़ी जो लोहे की बनी हो. सैंड का मतलब होता है फाइनली क्रस्ट रॉक, जिसको हिंदी में बालू कहते हैं. लेकिन जैसे इसका प्लूरल फॉर्म सैंड्स बनाते हैं तो इसका अर्थ होता है डेजर्ट्स यानी मरुस्थल, रेगिस्तान. वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसका अर्थ होता है जल या पानी. लेकिन जैसे ही वाटर्स कर देते हैं तो इसका अर्थ सोर्सेस ऑफ वाटर हो जाता है. जल के जितने भी स्रोत हैं, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गए, उनको वाटर्स कहेंगे. मैनर अनकाउंटेबल नाउन है जिसका अर्थ होता है मेथड यानी तरीका. किसी भी काम के करने का जो तरीका होता है उसको मैनर कहते हैं. लेकिन जैसे ही मैनर्स कर देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है. इसका अर्थ होता है करेक्ट बिहेवियर या हिंदी में इसको आचरण कहते हैं. पेन का मतलब होता है दर्द या सफरिंग. लेकिन जैसे ही इसको पेन्स करते हैं तो इसका अर्थ होता है ऑब्स्टेकल्स या एफर्ट्स यानी बाधाएं या प्रयास. तो ये कुछ एक्सेप्शनल अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. इसी तरीके से 14th रूल में मैं कुछ काउंटेबल नाउन की चर्चा करने वाला हूं. ये ऐसे काउंटेबल नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में डिफरेंट मीनिंग होता है. लेट्स सी, we'll see such countable nouns that have different meaning in their singular and plural form. That will happen in rule number 14. Let's see. तो काउंटेबल नाउन में कुछ ही ऐसे काउंटेबल नाउन हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. जैसे इनका मैं एक साइड सिंगुलर मीनिंग लिख रहा हूं और दूसरी तरफ मैं इसका प्लूरल मीनिंग लिखूंगा. आई विल राइट इट्स प्लूरल मीनिंग. तो इसमें सबसे पहला मैं एग्जांपल दे रहा हूं कस्टम का. कस्टम का मतलब होता है रिवाज, अ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड हैबिट इन ए सोसाइटी और अ फैमिली. लेकिन जैसे ही इसका हम प्लूरल यूज करते हैं तो कस्टम्स का मतलब दो हो जाएगा, बहुत सारे रिवाज भी हो जाएगा, लेकिन इसका एक और अर्थ हो जाएगा टैक्स, अ काइंड ऑफ टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स. तो जब कस्टम्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, टैक्स के रूप में, तो कस्टम्स हम कहते हैं. उसी तरह दूसरे एग्जाम्पल को देखिए. लेटर. लेटर के बारे में जानते हैं. लेटर का मतलब होता है अक्षर,
इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन जैसे ही इसका हम लेटर्स लिखते हैं तो लेटर्स का दो अर्थ हो जाएगा। एक जो अर्थ होगा इसका मतलब बहुत सारे अक्षर हो जाएगा, और इसका दूसरा अर्थ होगा स्कॉलर, विद्वान या विद्या। तो जब भी कोई सेंटेंस अगर बनाएंगे कि वह एक विद्वान व्यक्ति है, ही इज अ मैन ऑफ लेटर नहीं कहेंगे, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। उसी तरह इस एग्जाम्पल को देखिए, वर्ड का मतलब होता है एक शब्द, एंड जब वर्ड्स लिखते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा मेनी वर्ड, मेनी वर्ड्स, अनेक शब्द। लेकिन वर्ड का एक और स्पेसिफिक मीनिंग होता है। वर्ड जो है प्रॉमिस के सेंस में यूज किया जाता है, प्रॉमिस के सेंस में। तो ये जो स्पेसिफिक मीनिंग है प्रॉमिस सेंस वाला, इसमें लेटर का स्कॉलर वाले सेंस वाला, कस्टम्स के टैक्स वाले सेंस वाला, ये स्पेसिफिक मीनिंग ध्यान रखना है। अगर मैं कहूं कि आई एम ए मैन ऑफ वर्ड्स तो वो गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा आई एम ए मैन ऑफ वर्ड, या मैं कहूंगा यू कैन टेक माई वर्ड्स, नहीं, यू कैन टेक माई वर्ड। तो प्रॉमिस के सेंस में जब भी यूज करते हैं तो वर्ड्स नहीं, वर्ड यूज करते हैं। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 1/4 ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का जो चौथाई भाग होता है उसको हम क्वार्टर कहेंगे। लेकिन जैसे इसको क्वार्टर्स कर देंगे हम, क्वार्टर्स, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा रेसिडेंस, आवास या डेरा। उसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, मिनट। मिनट इज अ पार्ट ऑफ आवर, 1/60th पार्ट ऑफ एन आवर, अ पार्ट ऑफ आवर। घंटे का एक भाग होता है मिनट। लेकिन जैसे ही मिनट को मिनट्स कर देंगे, मिनट्स कर देंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा रिकॉर्ड ऑफ ए कमिटी, रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ ए कमिटी, रिकॉर्ड्स ऑफ अ कमिटी। सिर्फ मैं यहां लिख रहा हूं रिकॉर्ड ऑफ ए कमिटी, यानी कमिटी की जो कार्रवाई होती है उसका जो रिकॉर्ड है उसको मिनट्स कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन्स भी हैं जिनका सिंगुलर में मीनिंग कुछ और प्लूरल में मीनिंग कुछ और होता है। तो ये दोनों जो रूल आपने 13 और 14 पढ़े, ये एक्सेप्शनल रूल्स हैं। नाउ विल टेक अ लुक एट द नेक्स्ट रूल, दैट इज 15th रूल। 15वें रूल को हम लोग देखते हैं। 15वें रूल में मैं बात करूंगा नेशनैलिटी शोइंग वर्ड के बारे में। नेशनैलिटी शोइंग वर्ड, nationality showing word ending in ESE. So here we are talking about nationality showing word ending in ESE. nationality showing word का मतलब ऐसा वर्ड जो किसी राष्ट्र के व्यक्ति के बारे में बात करता है। जैसे भारत के किसी व्यक्ति को क्या कहेंगे, इंडियन कहेंगे। तो इंडियन एक नेशनैलिटी शोइंग वर्ड है। लेकिन यहां पे ये ऐसे नेशनैलिटी शोइंग वर्ड है जो ईएससी से एंड करता है, जैसे चाइनीज, भूटानीज, नेपालीज, बर्मीज, पोर्टुगीज, जापानीज। तो ये जो है ऐसे नेशनैलिटी को शो करने वाले वर्ड्स हैं जो लास्ट में ईएससी से एंड करते हैं। तो हमारा ग्रामर का रूल ये कहता है कि ऐसे नेशनैलिटी को शो करने वाले वर्ड जो ईएससी से होते हैं ये भी जीरो प्लूरल्स होते हैं। दे आर ऑल्सो जीरो प्लूरल्स। जीरो प्लूरल्स के बारे में मैंने आपको बताया था पहले रूल में ही कि ऐसा नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही फॉर्म होता है। जैसे अगर मैं किसी वन चाइनीज की बात करूं तो वहां भी मैं चाइनीज लिखूंगा। अगर मैं 10 चाइनीज की बात करूं तो वहां भी मैं चाइनीज लिखूंगा। तो आप देख रहे हैं कि सिंगुलर सेंस में भी हमने चाइनीज यूज किया और प्लूरल फॉर्म में भी हमने चाइनीज ही यूज किया, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही फॉर्म का इस्तेमाल हुआ।
तो ईएससी से इन करने वाले जितने भी नेशनैलिटी वर्ड्स हैं उनका सिंगुलर और प्लूरल में एक ही फॉर्म होता है। दूसरे जो नेशनैलिटी शोइंग वर्ड है उनका सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग फॉर्म होता है। जैसे अगर मैं कहूं 1 अमेरिकन, तो यहां सिंगुलर सेंस में हमने क्या लिखा? अमेरिकन। लेकिन अगर मैं 5 अमेरिकन की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? 5 अमेरिकन। तो अमेरिकन एक नेशनैलिटी शो करने वाला वर्ड है जिसका सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग वर्ड्स हमने इस्तेमाल किया है। जबकि ईएससी से इन करने वाले जो वर्ड हैं वो जीरो प्लूरल होते हैं, उनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट रूल। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। 16वां रूल को देखिए। 16वां रूल कहता है कि वी शुड अवॉइड, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि अवॉइड डबल पॉसेसिव मेड विथ एपोस्ट्रोफी एन एस। हमें डबल पॉसेसिव से बचना चाहिए, यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में 2 बार एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम पॉसेसिव केस नहीं बनाएंगे। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, माय अंकल्स फ्रेंड्स सन। तो यहां पे 2 पॉसेसिव केस लगे हुए हैं, एक में भी 2 पॉसेसिव केस लगे हैं, दोनों में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। तो हमारे रूल के हिसाब से हम 2 बार एपोस्ट्रोफी एस लगाकर एक ही एक्सप्रेशन में पॉसेसिव केस नहीं बनाएंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे, द सन ऑफ माय अंकल्स फ्रेंड। तो सीधा साधा ये ध्यान रखना है कि 2 बार एपोस्ट्रोफी एस लगाकर डबल पॉसेसिव हम नहीं बनाएंगे, एक ऑफ लगाकर बनाएंगे, लास्ट वाले को ऑफ लगाकर बनाएंगे और बाकी जो फर्स्ट वाला है वो एज इट इज रहेगा। आगे बढ़ते हैं, विल मूव टू द 17th रूल। 17वां रूल जो है ये कंपाउंड नाउन के ऊपर है। कंपाउंड नाउन, तो ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं, इस रूल को डिस्कस करने से पहले ब्रीफली मैं बता दूं कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान को नाम देने के लिए एक वर्ड काफी नहीं होता है, उसके लिए एक से ज्यादा वर्ड का हमको इस्तेमाल करना होता है। तो अगर किसी व्यक्ति या वस्तु को नाम देने के लिए एक से ज्यादा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अगर कोई नाउन एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना है, तो ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। जैसे मैंने इसको मार्कर कहा, मार्कर बोलने के लिए मैंने सिर्फ एक वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन इसको जिसपे मैं लिख रहा हूं, इसको डिनोट करने के लिए मैंने कहा व्हाइट बोर्ड। इसके लिए मैंने 2 शब्द का प्रयोग किया, तो व्हाइट बोर्ड क्या हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया। मैं कुछ और एग्जांपल आपको बता रहा हूं। जैसे हमारे घर में जो फैन जो सीलिंग से लटकता है उसको हम क्या कहते हैं? सीलिंग फैन। जिस जगह पे हम खाना खाते हैं उसको हम डाइनिंग टेबल कहते हैं। जहां पे किसी घर में तैरने की जहां व्यवस्था उसको स्विमिंग पूल कहते हैं। जहां फीमेल्स अपना मेकअप कराते हैं उसको ब्यूटी पार्लर कहते हैं। तो ऐसे सारे नाउन जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने होते हैं उनको कंपाउंड नाउन कहेंगे। तो ये रूल जो है वो ये कहता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। कंपाउंड नाउन का भी अपना सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होगा, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन जो हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। दैट इज द रूल। सम कंपाउंड नाउन्स, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, सम कंपाउंड नाउन्स ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म। ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड नाउन का मैं यहां लिस्ट लिख रहा हूं, इसको देखिए। सबसे पहला है इसमें ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स कभी भी ह्यूमन राइट नहीं कहा जाएगा।
उसी तरह देखिए सिविल राइट्स, सिविल राइट्स को सिविल राइट नहीं कहेंगे। उसी तरह सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज को हम सोशल स्टडीज नहीं कहेंगे, सोशल स्टडी नहीं कहेंगे, इनफैक्ट हमेशा सोशल स्टडीज कहलाएगा। उसी तरह देखिए करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को हम करंट अफेयर नहीं कहते हैं, इट इज ऑलवेज कॉल्ड करंट अफेयर्स। उसी तरह देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहलाता है, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वी डोंट कॉल देम इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसी तरह नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सेनाएं जो हमारी हैं उनको हम आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं। इसके अलावा विंटर स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट नहीं कहते हैं, विंटर स्पोर्ट्स कहलाता है। उसी तरह वोकल कोड्स, वोकल कोड नहीं कहते हैं, वोकल कोड्स कहते हैं इसको। उसी तरह येलो पेजेस, येलो पेज नहीं कहलाता है, येलो पेजेस कहलाता है। उसी तरह हाई हिल्स, हाई हिल्स, हाई हिल नहीं कहते हैं, इट इज कॉल्ड हाई हिल्स। उसी तरह फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, इसको फ्रेंच फ्राई नहीं कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं, इंपोर्टेंट कंपाउंड नाउन, जिनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है, और इनके साथ वर्ब जो हम लगाएंगे वो भी प्लूरल लगता है। विल सी द 18th रूल। We keep building materials in singular form. यानी जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, भले ही वो बिल्डिंग मटेरियल काउंटेबल क्यों ना हो। अगर वो किसी चीज के निर्माण के काम में आ रहा है तो उसको हम मटेरियल नाउन की तरह ही ट्रीट करेंगे और उसको अनकाउंटेबल कंसिडर करेंगे, उनको सिंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे। तो ये रूल छोटा सा रूल है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, दिस मॉस्क इज built of bricks and stones. This mosque is built of bricks and stones. तो यहां पे bricks and stones, brick काउंटेबल नाउन है, ब्रिक को हम काउंट कर सकते हैं, स्टोन को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज हुआ है, इसलिए इस एग्जाम्पल में जो ब्रिक्स एंड स्टोन्स यूज किया गया है दैट इज इनकरेक्ट। वी विल राइट ब्रिक एंड स्टोन, दिस इज करेक्ट। नाउन के अंदर हम आखिरी रूल स्टडी करेंगे, दैट इज 19th रूल। देखते हैं हम लोग क्विकली। आपको याद होगा एक रूल में मैंने बताया था, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंडिंग इन ICS, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंडिंग इन ICS, कुछ ऐसे विषय हैं जो कि प्लूरल से एंड करते हैं, ICS से एंड करते हैं। इनकी चर्चा मैं एक रूल में पहले कर चुका हूं। जैसे आपका हो गया मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा।
तो आपको पहले से पता है कि ऐसे सब्जेक्ट जो प्लूरल फॉर्म से एंड करते हैं उनको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं और उनके साथ वर्ब हम सिंगुलर लगाते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं मैथमेटिक्स इज कॉन्सेप्चुअल, मैथमेटिक्स इज कॉन्सेप्चुअल, तो यहां इस सेंटेंस में मैथमेटिक्स जो है एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, और इसलिए मैंने इसके साथ वर्ब कैसा लगाया है, सिंगुलर। लेकिन अभी जो मैं रूल डिस्कस कर रहा हूं वो रूल ये नहीं है। अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले हम पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा दें या आर्टिकल द का प्रयोग कर दें तो उस केस में नेम्स ऑफ सब्जेक्ट नहीं रह जाते हैं, बल्कि उस विषय से जुड़े हुए जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसकी बात करने लगते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कि हिज मैथमेटिक्स, अगर मैं लिखूं हिज मैथमेटिक्स, तो इस एक्सप्रेशन का अर्थ किसी व्यक्ति के मैथमेटिकल एस्पेक्ट से होने लगा। हमारे सबके लाइफ में मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, जोड़ घटाव गुना भाग, अलग अलग जगह पे हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। हमारे जीवन के जितने भी मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसकी बात करने लगा। हिज मैथमेटिक्स का मतलब किसी भी व्यक्ति के मैथमेटिकल एस्पेक्ट की बात होने लगी। इसलिए अगर इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आगे सेंटेंस में हम वर्ब जो लगाएंगे ये वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। अगर मैं लिखूं कि हिज मैथमेटिक्स आर कॉम्प्लिकेटेड, तो इस सेंटेंस में हिज मैथमेटिक्स का जैसा मैंने बताया अर्थ हो गया कि उसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स की बात हो रही है। अगर आप में से कोई पूछेगा कि किसी व्यक्ति का मैथमेटिक्स अगर अच्छा है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, तो उस केस में हम कहेंगे ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स नहीं कहेंगे, बिकॉज मैथमेटिक्स डज नॉट बिलोंग टू एनीबॉडी। ओके, सो जब भी किसी भी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द या पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज कर दिया जाए तो वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात करने लगता है, बहुत सारे पहलुओं की बात करने लगता है, जिसकी वजह से सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है और वर्ब हम प्लूरल लगाते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। इस तरीके से नाउन को मैंने यहां पे कंप्लीट किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो you should subscribe to my channel and share it among your friends. Thank you so much for listening to me and watching my video. Thank you.